दूसरी साइड हमारे साथ होने वाली हैं विजयश्री अत्री जी, जो कि अल्फ़ा माइंड्स, जो हमारे एक इवेंट पार्टनर भी हैं, उनकी चेयरपर्सन हैं, एक मेंटल हेल्थ कोच हैं, कॉर्पोरेट कोच हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और ख़ासतौर से ये युवाओं के लिए सेशन होने वाला है कि शहर में एजुकेशन किस तरीके से चल रही है, क्या क्या एजुकेशन के और आयाम स्थापित हुए हैं पिछले दशक में और उससे पिछले दशक में और आने वाले दशक में किस तरीके से एजुकेशन शहर की होने वाली है, और साथ ही यूथ आज के टाइम पे अलग अलग मेंटल स्ट्रेसेस से गुजर रहा है, तो उसमें किस तरीके से हम लोग आगे उनको मोटिवेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे साथ हैं विजयश्री अत्री जी और आनंद मेहता जी। तो मेरा नाम अभिषेक है और मेरे साथ बैठे हैं श्री आनंद मेहता जी, और उनके साथ हमारे साथ इस पैनल में डिस्कशन पे हैं विजयश्री अत्री जी। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि के.एल. मेहता इंस्टीट्यूशन, के.एल. मेहता दयानंद इंस्टीट्यूशन शहर का एक सबसे बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और बहुत सारे बच्चे हर साल यहाँ से पास आउट होकर अलग अलग ब्रांचेज़ को आगे जाके चुनते हैं। और कॉलेज भी है आपका जिसमें सिर्फ लड़कियों के लिए एजुकेशन है और A1 क्वालिटी की एजुकेशन कॉलेज में दी जाती है। तो पिछले 2 दशकों में सर, फरीदाबाद लोकसभा की मैं बात करूं पहले, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था फरीदाबाद, उसके बाद फरीदाबाद और पलवल हुआ, तो उसमें एजुकेशन का स्तर कहां से उठकर कहां पहुंचा है? देखिए, एजुकेशन का स्तर तो पहले से डेफिनेटली बेटर हुआ है, पर जो एक मेजर चेंज पिछले 10 साल में 15 साल में जो आई है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, रुझान वो साइंस से शिफ्ट होता जा रहा है, साइंस से कॉमर्स की तरफ और कॉमर्स से जो मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं उस तरफ होता जा रहा है। और साइंस, देखिए मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आज मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बने हुए थॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला का पढ़ा हुआ हूँ मैं, मेरे को 50 साल हो चुके हैं। मैं पिछले साल हमने गोल्डन जुबली पटियाला में जाके मनाई थी हमारे पूरे बैचमेट्स ने। पर मैं जो देख रहा हूँ, जो चेंजेस देख रहा हूँ कॉलेज में भी, स्कूल में भी, साइंस में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और आर्ट, BBA, BCA ये जो सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये इस समय एजुकेशन का बैकबोन बन चुका है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर इस तरीके से हम एक तरफ चलते गए, आज देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज, जो इतने इंजीनियरिंग कॉलेज जगह जगह पे खोले हैं, उनमें भी क्लाइंटेज कम हो गई है, स्टूडेंट्स कम हो गई हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता बंद भी हो जाएं, कुछ कम भी हो जाएं। वो किसी भी देश के लिए, टेक्निकल मैन पावर के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। ये जो है हमारा इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट बच्चों का रहना चाहिए। और अगर फैमिली में है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कॉमर्स में जाना है, या भाई बहन हैं, कज़न हैं, उनमें से कोई ना कोई साइंस में भी आना चाहिए। सारे एक तरफ चल पड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा एक देश के लिए वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। सर, आज के टाइम पे मतलब दोनों सरकारें, हमारी प्रदेश की सरकार भी और नेशनल जो गवर्नमेंट हमारी है, दोनों ही बातें करती हैं कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और दूसरी भी जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स के अलग अलग इंस्टीट्यूट, एक श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय हमारे पलवल ज़िले में खोला गया है। तो क्या इंजीनियरिंग की भरपाई उन सेंटर से, उन इंस्टीट्यूशन से हो सकती है क्या? यस, अप टू सम एक्सटेंट, क्यों नहीं। ये भी बहुत एक अच्छा इनकरेजिंग स्टेप है बच्चों को एक वो करने के लिए। देखिए, आगे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें तो आपको हर साल में कोई ना कोई टैग आपके साथ लगने वाला है कॉलेज में। आप ये कर लोगे तो यहाँ तक माना जाएगा, सेकेंड ईयर कर लोगे तो आपको 3 साल का जो रेगुलर कोर्स है उसकी जगह आप डिप्लोमा डिक्लेयर कर दिए जाओगे। 3 साल में साथ साथ आप जैसे BA कर रहे हो या BCom कर रहे हो, आपको कोई ना कोई 6 महीने का प्रोविजनल कोर्स साथ में अलाउड होगा, तो आपको मल्टी एजुकेशन लेवल आपका बनेगा, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि आप ध्यान से देखो या सुनो, जो आपके रिलेटिव्स बाहर हैं या जो काम करते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें काफ़ी सालों से स्टार्ट हो चुकी हैं। और मेरा अपना मानना है 2 चीज़ों का, कि कोई भी देश तभी ऊपर उठता है जब उसके एजुकेशन लेवल अच्छा हो जाए, और नंबर 2 हेल्थ सर्विसेज उस देश की बढ़िया हो जाएं। हेल्थ और एजुकेशन का कम्बिनेशन है जो देश को ऊपर लेके जाता है, और इन दोनों डायरेक्शन में देश चल रहा है। और जैसे हमारे को नाम है डेवलपिंग नेशन, और बड़ी स्पीड से मोदी जी के अंडर बड़ी स्पीड से काम हो रहे हैं।
आप हाईवेज देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नए नए हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं, आयुष्मान और क्या क्या वो हेल्थ फैसिलिटीज़ में दे भी रहे हैं। और उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो जगह जगह हेल्थ इंस्टीट्यूट भी चाहिए, जो कि खुल भी रहे हैं। पर अभी भी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स और चाहिए, ख़ास करके गरीबों की सेवा के लिए, क्योंकि गरीबों की सेवा, चाहे वो एजुकेशन है चाहे हेल्थ है, दोनों तरफ चाहिए। अगर ये हम नहीं कंप्लीट करेंगे तो एक कहते हैं इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो जाएगी हमारी, जिसमें फाउंडेशन थोड़ी सी वीक रह जाएगी, जो कि साथ साथ उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ें साथ लेके चल रही हैं। ये मेरा अपना मानना है। सर, हेल्थ से मेंटल हेल्थ कोच हमारे साथ बैठी हैं विजयश्री अत्री। उनसे एक सवाल है कि मैम, आपको लगभग 15 साल से ज़्यादा अपनी इस मेंटल हेल्थ और ट्रेनिंग फील्ड में हो गए हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जो आज का यूथ है, आपकी एजुकेशन किस तरीके की रही, और आज के यूथ का जो एजुकेशन, हम एजुकेशन में ख़ासतौर से प्रेशर की बात करते हैं कि मेंटल प्रेशर आजकल बहुत है बच्चों पे, किस तरीके से है। तो उससे देखिए, प्रेशर तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आयाम बदलते जाते हैं, तरीके बदलते जाते हैं पढ़ाने के, और हमें भी उस तरीके से अपने आप को मॉड्यूल देना पड़ता है, अपनी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो उससे बच्चे को किस तरीके से अपनी सिस्टमेटिक लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को और अच्छा रखना चाहिए, जिस तरीके से आज सारे सिनेरियो चल रहे हैं उन सब में। थैंक यू अभिषेक फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के यूथ के लिए। मैं बताना चाहूँगी, जब हम लोग स्कूल में थे तब ना स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और हम लोगों का मैक्सिमम एक स्पोर्ट्स का, गेम्स का एक ना टाइम होता था। अभी भी होता है लेकिन वो बहुत रिड्यूस हो गया है। आजकल के जो हमारे, अगर मैं स्कूल से स्टार्ट करूँ, जो मतलब आजकल का यूथ है वो स्कूल में ही एक ना प्रेशर की रेस में भाग रहा है, ठीक है, मार्क्स की रेस में भाग रहा है। और जो मेजर चीज़ पे हमको ध्यान देना चाहिए वो स्कूल में मार्क्स के साथ साथ ना लाइफ स्किल्स पे हमको ध्यान देना चाहिए। वहीं से स्टार्ट होता है। लाइफ स्किल्स हमें बताती हैं किस तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को मैनेज हम लोग मतलब कर सकते हैं। और स्पेशली योगा, ध्यान, ये सब चीज़ें ना लाइफ स्किल्स में आती हैं, और लाइफ स्किल्स हेल्प करती हैं हमारे स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको इन्हांस करने में। तो स्कूल्स में ही इस चीज़ को बहुत ही लेकर आना चाहिए, और लाइफ स्किल्स को मैंडेटरी ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्कूल में या कॉलेजेस में स्पेशल काउंसलर्स होने चाहिए, जो स्टूडेंट्स से बात करें, खुल के बात करें, और स्टूडेंट्स को वो एक स्पेस देना चाहिए जहाँ पे वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करें, और मार्क्स के पीछे ना भागते हुए वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। एक स्टूडेंट को, एक टीनेजर को अवेयरनेस होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना बैलेंस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और दूसरी चीज़, स्कूल्स के साथ साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ, मैं हमेशा पेरेंट्स को भी ये बोलती हूँ कि घर का एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे सब, देखिए, प्रॉब्लम चैलेंजेस हर किसी की फैमिली में हैं, हर किसी के साथ हैं, लेकिन एक जो बच्चा होता है ना, उसका दिमाग बहुत ही ना फ्रेजाइल होता है, वो चीज़ों को ना एब्जॉर्ब देखता है और उनसे सीखता है। तो वहाँ पे पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, अगर उनका बच्चा स्ट्रेस में है तो अपने बच्चे से बात करें, उसको जज ना करें, उसको बोलने का स्पेस दें। बच्चे बोल नहीं पा रहे आजकल, बच्चा बोलना चाहता है तो अरे तुम चुप हो जाओ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन ले लो, टीवी देख लो, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनको वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को बोलने का स्पेस दिया जाए। काउंसलर्स के पास जाने के लिए हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। काउंसलर्स के पास पागल लोग नहीं जाते हैं, मैं ये बताना चाहूँगी, हमेशा ये बताती हूँ। काउंसलर्स हेल्प करते हैं अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई एज्ड इंसान हो, काउंसलर्स हमेशा हेल्प करते हैं आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने में। तो हाँ, एजुकेशन में लाइफ स्किल्स होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और बच्चों को बोलने का तरीका और उनको बोलने का स्पेस देना चाहिए। स्कूल में भी और घर पे भी बच्चे का स्ट्रेस अपने आप रिलीज़ होगा, और मोबाइल छुड़वा के बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, जिससे उनके मानसिक स्तर में हमेशा इम्प्रूवमेंट ही होगा। और मेरा अगला सवाल आप दोनों से रहेगा सर, कि अधिकतर देखा जाता है कि मैंने अपने माँ बाप के साथ भी देखा कि मेरे
उसको मोटिवेशन कहें या फिर कई बच्चों से प्रेशर भी ले जाते हैं कि अगर मेरे आज 90% नंबर हैं तो मेरे माँ बाप कहेंगे वो 95 हो जाएं, मेरे अगर 95% है तो वो 99 पे पहुँचाएंगे, और 99 आ जाएं तो वो शायद कहेंगे कि बेटा थोड़ी और मेहनत कर 100 आ सकते हैं। तो सर ऐसे में क्या आपका मैसेज स्टूडेंट्स के लिए है, क्या आपका मैसेज उन माँ बाप के लिए है? और विजय जी सेम क्वेश्चन आपके लिए, पहले सर आप। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अपनी जो खुद डेवलपमेंट की, जैसे जो मेरा दिमाग काम किया या मैंने अपने जो बच्चों को डेवलप किया है, मैंने उनको पढ़ाई में भी एक रीजनेबल लेवल पे एक्सेल करवा के साथ में उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे कोई भी गेम है उसमें या कोई और, जैसे कोई ड्रामेटिक्स में जाता है, कोई सिंगिंग में जाता है, बेटा मेरा म्यूज़िक में एक्सेल कर गया तो साथ साथ उसको म्यूज़िक की उसको इनकरेज किया और एक गेम भी खेली उसने, ताकि थोड़ा सा बच्चा ऑलराउंडर भी बने। एक वो सिर्फ पढ़ाई 90%, एटलीस्ट मेरे को तो वो ठीक नहीं लगता, मेरे को ठीक नहीं लगता। बच्चा किसी ना किसी गेम में, क्योंकि वो गेम में अगर एक्सेल करेगा ना तो गेम उसके साथ चलेगी, वो गेम साथ चलेगी तो बाद में वो उसके फिटनेस के लिए भी काम आएगी, चाहे वो फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, क्रिकेट है। ये सारी गेम्स आजकल छोटे छोटे लेवल में 5 वर्सेस 5, 7 वर्सेस 7, छोटे छोटे वो बन गए हैं ग्राउंड्स, तो जो फिटनेस के लिए बने हुए हैं। आप देखिए हमने ही शहर में बैडमिंटन एकेडमीज कितनी बना दी हैं स्कूलों में, इसीलिए टू प्रमोट फिटनेस। कोई भी आप में से जाके खेल सकता है एट डाउन टू अर्थ प्राइसेस, कोई कमर्शियल एंगल नहीं है उनमें। ऐसे ही हमने स्केटिंग का बनवाया हुआ है, टेनिस की कोर्ट्स बनवाए हुए हैं और क्रिकेट के भी छोटे छोटे बनाए हुए हैं। तो गेम्स में हम मतलब गेम्स को प्रमोट करके मैं चाहता हूँ कि बच्चा गेम में भी हो और साथ में कुछ ना कुछ और भी लेके, और पढ़ाई तो एक रीजनेबल गुड लेवल चाहिए, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने व्यूज़ दिए। और मैं भी इस क्वेश्चन पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत ही टॉपर स्टूडेंट नहीं रही हूँ अपने टाइम में, मैं एक बड़ी मीडियम सी स्टूडेंट थी। और मैं अपने ही एक्सपीरियंस से एक बात बोलना चाहूँगी, अच्छे मार्क्स आना आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पीयर प्रेशर में 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए अपने बच्चों को प्लीज़ पुश मत कीजिए। ये देखिए कि उसके सिवाय वो क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में और आगे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, अपने बच्चों को बोलने का स्पेस दीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि वो और क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। अच्छे मार्क्स ज़रूर आने चाहिए, उनको मोटिवेट कीजिए, लेकिन उस चीज़ के लिए एक तो कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए कि उसके इतने नंबर आ गए तेरे नहीं आए हैं, क्योंकि वो दिमाग में जब बैठता है ना तो इंसान को वो डिग्रेड ही करता है, कभी उठाता नहीं है। कंपैरिजन हमेशा इंसान की सोच को छोटा ही करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। दूसरी चीज़, अपने बच्चों से बात करके उनका इंटरेस्ट जानिए और उनको सपोर्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा डॉक्टर बने, हर बच्चा इंजीनियर बने, कोई बच्चा अच्छा वकील भी बन सकता है, क्या पता उसे बोलना अच्छा आता हो, कोई बच्चा अच्छा डांसर भी बन सकता है, कोई बच्चा अच्छा सिंगर भी बन सकता है। तो अपने बच्चों को ना एक्सप्लोर करने दीजिए, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर आप मानसिक तौर से ठीक हैं तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, और आपका शरीर अगर ठीक है तो आप अपने दिमाग से भी ठीक रहेंगे। ये आपस में ना लिंक्ड होता है। तो उसके लिए आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, मार्क्स के प्रेशर से उनकी मानसिक हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है। उनको सिर्फ मोटिवेट कीजिए अच्छा पढ़ने के लिए, और उनको रीजंस बताइए कि अच्छा पढ़ना क्यों है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने दीजिए, गलतियां करने दीजिए। इंसान अपनी गलती से सीखता है और अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। आप पाएंगे कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस और उसका ज़िंदगी जीने का जो लेवल है बहुत बेटर होता चला जाएगा। तो हाँ, उनको अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर ज़रूर करने दीजिए। सर, आप एक समाज सेवी भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और अलग संस्थाओं से जुड़े हुए भी हैं, चाहे वो कल्चरल प्रमोशन की बात हो, चाहे वो एजुकेशन प्रमोशन की बात हो, और कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन की बात भी हो। बल्लभगढ़ में रानी की छतरी नाम से एक ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल प्लेस है जिसकी रिस्टोरेशन में आप मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो उस सामाजिक तौर पे सर इतने सारे इंस्टीट्यूशंस फरीदाबाद ज़िले में KL मेहता दयानंद सोसाइटी के चल रहे हैं,
एजुकेशन सोसाइटी के चल रहे हैं, तो उनमें सर हम एक ये जानना चाहते हैं कि अगर कभी कोई गरीब बच्चा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो आता है तो किस तरीके से आप वहाँ सपोर्ट उन्हें दे पाते हैं सर? इसके लिए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम बनाई हुई है। लोग हमारे पास आते हैं कि ये बच्चा गरीब है, देखो जी मैं ढूंढ के लाया हूँ, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसको हमने अपग्रेड करना है, इसको संभालना है, इसको आगे ले जाना है। तब मेरा सीधा क्वेश्चन उनको ये होता है, यू मोस्ट वेलकम। हमने स्कीम बनाई हुई है ऐसे बच्चे के लिए जो अच्छे हैं और लोग उनको लेके आते हैं या उनको मदद करना चाहते हैं कि 1/3 बच्चे के पेरेंट्स देंगे, ज़ीरो नहीं हो सकता। 1/3 हम बेयर करेंगे एज कंसेशन, या जो भी उसको इनडायरेक्ट हेल्प चाहिए बुक्स वगैरह की इक्वलेंट अमाउंट में जो बनता है पूरे साल का, उसको 1/3 हम हेल्प करेंगे। अब सवाल है जो 1/3 रह गया, ये 1/3 हैज़ टू बी गिवन बाय दैट फैमिली, दैट पर्सन जो बातें बड़ी करके हमारे पास आता है। और जैसे उनको मैं 1/3 के लिए बोलता हूँ कि आपने बच्चा प्रमोट करना, मान लो धोबी का बच्चा है, करो। आप टोटल फीस है इसकी 1800 रुपये, ठीक है, 600 रुपये स्कूल ने छोड़ दिया, 600 हम बच्चे से लेंगे। ये 600 या तो आप दिलवा दो किसी अपने फ्रेंड सर्कल से, रोटरी क्लब से, लॉयंस क्लब से, या तुम 2 ब्रदर्स हो तो 300 रुपये की स्पॉन्सरशिप दो इसको। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो 1/3 वाला फार्मूला है जिसमें उनके सिर पे आता है, आधे लोग तो भाग जाते हैं, आधे लोग भाग जाते हैं क्योंकि वो आते हैं कि बार बार से ही सब मुफ्ती में हो जाए और मेरे को भी कुछ ताड़ियाँ मेरे को भी मिल जाएंगी, मैंने बच्चा पढ़ा दिया। ऐसा नहीं होता। तो सर जो भी सेवा है आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह में जुड़ा हूँ। सेवा 3 टाइप की होती है, तन मन धन। अगर आपके पास धन नहीं है तो तन और मन से भी आप सेवा कर सकते हैं, किसी ना किसी इनडायरेक्टली डायरेक्टली बच्चे को हेल्प करो। उसकी ट्यूशन को आप टेक ओवर कर लो, आप पढ़ाओ उसको घर में, 1 घंटा दो, शाम को आधा घंटा दो, आप दो, आपकी वाइफ दे, जो भी अच्छा पढ़ा हुआ जिसके पास भी टाइम है, 5 बजे के बाद 4 बजे, वो इनडायरेक्ट है उस बच्चे की हेल्प करने का तरीका। हो सकता है बच्चा 50% फीस के लिए खुद तैयार हो जाए, अगर बाकी और भी साधन बन जाए तो बहुत तरीके हैं। तन मन धन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं देखिए 4 स्पोर्ट्स बॉडीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। रानी की छतरी हमारी NGO है जिसके ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है काम, हमने इसको रिस्टोर कर दिया है, आप जाके देखिए इसको। इसके अलावा मेरे पास 150 हैंडीकैप बच्चे हैं जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, जिसमें से 75 वो हैं बच्चे जो मेंटली वीक हैं और 75 हैं डेफ, डम और मल्टीपल। अब मल्टीपल में आपको क्या बताऊं, बच्चा हमारे सामने बैठा होता है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, मेरे को देख रहा है, कुछ कहना चाहता है वो पर कह नहीं पाता। वो उसकी आइज़ में बहुत कुछ है कि मतलब मेरे साथ खेलो, मेरे साथ जुड़ो, मेरी हेल्प करो, पर वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता क्योंकि उसका दिमाग वीक है, आई साइट वीक है और एकदम खड़ा होकर भाग भी नहीं सकता। वो मल्टीपल हैंडीकैप्ड है। तो ऐसे 150 बच्चे हमारे पास हैं। वी रन ओल्ड एज होम ऑल्सो, जिसमें हमारे पास 30 के करीब सीनियर सिटीजन्स हैं। इस तरीके से सेवा बहुत कुछ हो सकती है। वहाँ पे भी लोग आते हैं, कुछ तो कहते हैं टाइम नहीं है, हमारी तरफ से खाना खिला दो, मोस्ट वेलकम। मैं कहता हूँ पहले आके देखो सही, मिलो ज़रूर इनको। ये ऐसे बच्चे हैं जो सोसाइटी में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। आप आओ 10 मिनट उनको कुछ नहीं टॉफीज़ खिला के उनके साथ डांस करके चले जाओ, वो सारी उम्र आपको याद रखेंगे। आप 6 महीने बाद भी आओगे ना, वो रिकलेक्ट करेंगे कि उस दिन आपके साथ ये हुआ था, क्योंकि उनका बाहर की सोसाइटी से कनेक्शन काफ़ी टूटा हुआ है। वो घर के ही उसमें रह जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी उनको बाहर जाने नहीं देते। कुछ तो उनकी अपनी लिमिटेशन हैं, कुछ वो फिज़िकल लिमिटेशन हैं, कुछ जो मेंटल वाले होते हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते सड़क पे, कोई गाड़ी ना मार दे या कहीं और आगे चले गए तो वापस ही घर ना पहुंच पाए वो। तो बहुत कुछ है दुनिया में करने को, इट डिपेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और विजयश्री जी आपसे सवाल है कि जो लोग काउंसलर तक नहीं पहुंच सकते, कतराते हैं, नहीं जा पाते हैं, फैमिली ख़ासतौर से उन फैमिलीज़ में बड़ी दिक्कत है जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो उन्हें काउंसलर को ऐसा शब्द लगा कि पागल बनाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई आ नहीं सकता तो सेल्फ के ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं कि जिनसे कुछ हद तक अपने आप की हम खुद मदद कर सकते हैं?
बहुत ही दोबारा से बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारी सोसाइटी में काउंसलिंग आज भी टैबू है, लोग उस पर हंसते हैं। और चार लोगों को अगर ये गलती से पता लग जाए कि आप कहीं थेरेपी ले रहे हैं तो लोग बोलेंगे अरे ये तो पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। काउंसलिंग क्या होती है? सब कुछ ठीक तो है, खाओ पियो मौज लो, तुम्हें कमी क्या है ज़िंदगी में, ये हमारे घरों में कहा जाता है। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर आप कहीं हेल्प ले सकते हैं तो प्लीज़ जाइए, बात कीजिए। बाई चांस अगर आप नहीं ले सकते, आपके कोई भी सिचुएशन अलाउ नहीं करती है, हमेशा ज़िंदगी में ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ज़िंदगी में चैलेंजेस ना सबके साथ है, सबके साथ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, सेल्फ हेल्प के लिए ना लाइफ में पॉजिटिविटी देखना शुरू कीजिए। पॉजिटिव सोचना, हर सिचुएशन में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो लाइफ में ना हर सिचुएशन से सीखना शुरू कीजिए। जब हम ज़िंदगी में हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं ना, किसी का आपका कहीं नुकसान हुआ तो हम यूजुअली देखते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, इमेज का नुकसान हो गया, उस सिचुएशन ने हमें सिखाया क्या। और मैं ये चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, जब भी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, अगर आप पीछे पलट के देखेंगे, अगर आप आगे बढ़ गए हैं तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाती है, 100% और स्ट्रॉन्गर बना के जाती है। तो सेल्फ हेल्प के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम का पॉजिटिव पहलू देखना। आज से और अभी से शुरू कीजिए कि इस चीज़ में क्या पॉजिटिव है और मैंने क्या सीखा। जब आप वो पॉजिटिव और सीखना देखना शुरू करेंगे, जो प्रॉब्लम आई ना उसका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको ज़िंदगी में होप दिखाई देगी, थोड़ा सा शांति मिलेगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके साथ पॉजिटिवली डील कर पाएंगे। तो लाइफ में पॉजिटिव देखना बहुत ज़रूरी है, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूरी होता है, और यही एक सेल्फ हेल्प की पहली थेरेपी है। और हर काउंसलर सबसे पहले यही बताता है कि जो भी हुआ उसको पहले, उसमें सबसे पहले पॉजिटिव देखो, हुआ क्या तुम्हारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम आज का ये पहला सेशन अपना यहीं ख़त्म करते हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ऐसी और बातों के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं, अल्फ़ा माइंड्स 2.0, हिया HRY एंड संभारे NGO। तो आगे और भी ऐसे टॉक शोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अटल उत्सव में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन।